जाना मेरी आमिए रोडू जाना हो, सेवा लागा सीजनो रोडू जाना हो। जी हाँ, जो एक पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई है, दरअसल ये यहाँ के लोकगीत की पंक्तियां हैं। इस वक्त हम रोडू में मौजूद हैं, जो कि सेब की खेती के लिए जाना जाता है। और इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे रोडू जाना है, क्योंकि वहाँ पर सेब लगे हुए हैं। और इसीलिए पर्यटकों के बीच में भी एक काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। खास बात यह भी है कि यहाँ की जो महिला किसान है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सेबों की खेती में। तो रोडू से आज ये किसान प्रश्न मंच आप तक पहुंचेगा और साथ ही साथ जो हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत भी होगी किसान महिलाओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपका परिचय करवा दें, जो आज हमारे विशेषज्ञ इस पूरे 1 घंटे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र कायत, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र शिमला। मेरा नाम डॉक्टर तनुजा बांशटू है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम अशोक ठाकुर है और मैं सब्जी वैज्ञानिक के तौर पे कृषि विज्ञान केंद्र रोडू में कार्यरत हूँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अभी हमने हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे परिचय करवाया और मैं चाहूंगी जो हमारी महिला किसान है वो एक बार हमारे विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो ये तो रही तालियां विशेषज्ञों के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो महिला किसान है, जो कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आज हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में, उनके लिए भी खुद अपने आप एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो बिल्कुल जैसे कि हम हिमाचल में हैं और हिमाचल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और इसीलिए मैं भी इसी संस्कृति को ढाल चुकी हूं और आज का कार्यक्रम इसी रंग में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्योंकि महिला किसानों का कार्यक्रम है तो मैं महिलाओं से उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछूंगी। तो क्या आपको पता है कि सरकार ने हाल में एक दिन सुनिश्चित किया है जो कि महिला किसान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा? और मैं चाहूंगी जो भी इसका जवाब देना चाहता है वो हाथ खड़ा करके बताए। एक ही हाथ, चलिए कुछ और। अरे क्या बात है, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। बात महिलाओं की है तो जाहिर सी बात है कि रुझान भी बढ़ जाता है। तो हाथ जिन्होंने सबसे पहले खड़ा किया मैं उनसे जानना चाहूंगी। जी आप बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम निर्मल ठाकुर। विलेज का नाम हमारा है जबरालू स्माला, फ्रॉम रोडू से। जी बताइए। 15 अक्टूबर पक्का? हाँ जी। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे इस दिन के बारे में कि क्यों ये खास है, कैसे? महिलाओं ने आज के आने वाली जो वक्त है, आने वाले समय में जो महिलाओं ने जो बहुत प्रगति की है और महिलाएं जो है बहुत जागरूक हैं। जी चलिए, महिला बहुत जागरूक है और आपके जवाब से भी लग रहा है महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन महिला किसान दिवस भी अब हमारी सरकार मनाएगी। जो महिला किसानों की भूमिका है उसको कहीं ना कहीं एक पहचान देने की कोशिश है। कुछ और हाथ खड़े हुए थे यहाँ से, मैं उनके पास भी जाना चाहूँगी। जी आपने भी हाथ खड़ा किया था। जी बताइए। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अच्छा, और क्या खास बात रहेगी इस दिन की? क्यों आपको लगता है कि ये दिन मनाने की सोची गई है? क्योंकि आज के उसमें महिलाएं जो है इतना कार्य करी हर क्षेत्र में है, वो चाहे कृषि है और चीज़ में है, सारी उसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है महिलाएं। जी। और भी कुछ हाथ खड़े हुए थे यहाँ पर। जी हमारे साथ ये भी हैं महिला एक किसान, आइए आपसे भी जान लेते हैं। आप बताइए कि कौन सा दिन सुनिश्चित किया सरकार ने और उसकी विशेषता क्या है? 15 अक्टूबर जी। 15 अक्टूबर पता है आपको? हाँ जी। अच्छा, और क्यों आपको लगता है कि ये मनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि भाई महिला दिवस तो पहले से भी है। महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जी, हर क्षेत्र में, कृषि में और हर चीज़ में आगे है जी, इसलिए इसको मनाने की जरूरत सोची गई। तो आपको लगता है कि ये दिन होने की ऐसा दिन होना चाहिए था महिला किसानों के लिए? हाँ जी, होना चाहिए जी। चलिए चालू हो जाए, क्योंकि लगभग सभी ने अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जवाब जिसने दिया है उसे मिलेगा किसान कप। और महिला किसान दिवस की हम बात कर रहे हैं, जिसका सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा की थी। तो मैं अपने विशेषज्ञों से जानूंगी कि किसका जवाब सबसे अच्छा लगा जिसे हम किसान कप दें। जी इन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। महिलाओं ने जैसे 15 अक्टूबर मनाया जाएगा महिला दिवस, किसान दिवस के तौर पे, ये इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं ही, किसान खेती के तौर पे भी। अच्छा जवाब किसका था? किसे कब दे पहले हम? ये पहली जो हमारी महिला किसान थी। जी तो बिल्कुल आगे आई और तालियां हो जाए इनके लिए। तो महिला किसान दिवस का सबसे जो पहला जवाब जो उन्होंने दिया था, इन्होंने ही दिया था और सही बिल्कुल जवाब दिया था। जवाब तो सभी के सही, लेकिन थोड़ा इन्होंने विस्तार से बताया।
तो ये हमारी तरफ से आपके लिए किसान कप, तालियां हो जाए एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। तो अब आप अपनी जगह पर जा सकती हैं। तो चलिए अब महिला किसान दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। जी, आपको क्यों लगता है कि महिला किसान दिवस मनाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी, या फिर ये जो फैसला किया गया है महिला किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, जैसे खेती बाड़ी में भी आगे हैं, और महिलाओं को सम्मानित करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, उत्साहित होंगी ये महिलाएं, तो इसलिए ये मनाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो महिलाएं उत्साहित होंगी, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनके योगदान को एक पहचान देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। 15 अक्टूबर से इस साल से शुरुआत हुई है और हर साल ये महिला दिवस मनाया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ तो महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है कृषि में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पहचान नहीं मिल पाती थी। वही पहचान देने की ये कोशिश की गई है। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है एक अच्छे नोट से, और पहले हमारी विजेता भी बन चुकी है जिन्हें किसान कप मिल गया। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से तालियां हो जाए पहले विजेता के लिए। चलिए, अब क्योंकि सेबों की खेती के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, रोडू, जिसकी मैंने कुछ पंक्तियां भी शुरुआत में की थी, तो इसी से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है मेरे यहाँ पे जो महिला किसाने हैं, ये बताइए कि इस क्षेत्र के लिए जो रोडू है, यहाँ के लिए कौन सी किस्में सेब की अच्छी हैं जिन्हें लेनी चाहिए? एक ही हाथ, आप तो सभी खेती करती है शायद। धीरे धीरे हाथ बढ़े। चलिए, संकोच मत कीजिए। अब तो महिला किसान दिवस भी मनाया जाने लगा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो संकोच बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ना है। जी बताइए। मेरा नाम अंकुशा शर्मा है। जी। हम लोग रोहड़ू के समाला गांव के रहने वाले हैं। हमारे सेब जो है बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। हमारे रॉयल हो गया और स्पर हो गया, ये जो वैरायटीज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उपयुक्त हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपने पाई जाती है। ठीक हाँ है, जी। 2 वैरायटी बताइए। और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? कुछ और हाथ खड़े हुए थे यहाँ से एक और हाथ खड़ा हुआ था, मैंने देखा था। शायद आपने हाथ खड़ा किया था, अब नीचे कर लिया। जी, आप बताना चाहेंगी? डरना नहीं, घबराना नहीं। मेरा नाम मीरा चौहान है, गांव समाला। जी जी, आजकल खासकर वैरायटियाँ यहाँ स्पर वैरायटी ज़्यादा है, स्पर वैरायटियाँ ज़्यादा है क्योंकि इसके रेट भी लोगों को अच्छे मिलते हैं, और रॉयल वैरायटियाँ भी है, रॉयल स्पर ज़्यादा है। जी जी, इसके दाम अच्छे, भाव अच्छे मिलते जी, हैं। स्पर वैरायटी के जी अच्छे जी, मिलते हैं। ठीक है। एक और हाथ यहाँ से खड़ा हुआ था। जी जी जी, बिल्कुल माता जी, आपके पास तो जरूर आना पड़ेगा। अच्छा लंबा अनुभव है आपका जीवन का। जी जी बताइए। बताया नहीं इन्होंने, इस पर जल्दी आ जाता है, जो और ना पुरानी वैरायटी हमारी रॉयल वगैरह, इस पर ना 15 दिन पहले आता है, इसलिए मार्केट में अच्छी मिलती इसकी। अच्छा, मतलब समय से पहले आ जाता है? समय से पहले आ जाता अच्छा, है। अच्छा। नहीं, अब एक वैरायटी और लगी है। बताइए नाम हाँ जी, वो लगी रूट स्टॉक पर। अच्छा, 3 वैरायटी वो आपने? है एक ही साल में लग गए, फल देने दूसरी तीसरी साल में ज्यादा देंगे, है लेकिन बोनी किस्म की। अच्छा कि वो इसलिए क्योंकि उसमें छोटी छोटी जड़ें होती ना, लंबे। ऊंचाई कम है तो महिलाओं के लिए तो और आसानी रहती है। आसानी, खुद करेंगे कटिंग, खुद तुड़ान करेंगे, खुद बरान करेंगे, खुद करेंगे सारी महिला। चलिए, तो जी बिल्कुल, एक जो नई वैरायटी के बारे में बताया, उसकी ऊंचाई कम है और महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुड़ाई भी खुद कर लेती है और जो भी क्रियाएं होती हैं सेब की खेती में वो करना उनके लिए आसान रहता है। तो चलिए विशेषज्ञों के पास चलते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि सबसे सही जवाब किसका रहा? वैरायटी सबने बताई, लेकिन किसे किसान कब दिया जाए? तो यहाँ पे जो हमारी जो तीनों महिलाएं हैं, तीनों ने ही सही जवाब दिया, क्योंकि जो हमारी स्पर किस्म है उसमें मतलब कि अच्छे मार्केट है और रेट से ठीक मिलते हैं। तो वो जो हमारे तीसरे नंबर पे माता जी, हाँ, इन्होंने कुछ एडिशन, थोड़ा सा रूफ स्टॉक पे थोड़ा सा एक एडिशन किया है, तो मुझे लगता है कि इनको ही तो ठीक है, तालियां हो जाए इनके लिए। जी, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये हमारी तरफ से दूसरी विजेता आज कार्यक्रम में, इन्होंने 3 वैरायटियों के बारे में बताया। और देखिए, अनुभव इसे ही कहते हैं, जो उनके जीवन का अनुभव है वो उनके जवाब में भी दिखाई दिया। इन्होंने 2 तो बताई, तीसरी वैरायटी भी बताई और उस वैरायटी की खासियत क्या है वो भी बताया। जी, आप अपनी जगह पे जा सकती हैं। तो अभी हमने 2 सवाल किए और दोनों ही सवालों में अच्छा हमें लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा विस्तार से बताएं जो वैरायटियों के बारे में भी हमने जाना। तो जैसे कि हमें जो हिमाचल प्रदेश है वाला सेब राज्य के नाम से जाना जाता है। अगर से हिमाचल देखो तो जिला शिमला इसमें मुख्य मतलब कि नंबर 1 पे है, लीडिंग है सेब की प्रोडक्शन, या चाहे एक क्षेत्रफल हो। तो जैसे ही मतलब कि पहले हमारी वैरायटी लगी थी रॉयल डिलीशियस की, जिसके कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, रेट डाउन था। तो अब लेटेस्ट जो हमारी वैरायटी उन्होंने हमारे महिला बहनों ने बताया कि स्पर किस्म की,
तो स्पर किस्म इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। और स्पर किस्म में जो खास करके जो स्पर, क्योंकि एक कलर स्टेन है, तो इन कलर स्टेन को लेने से स्पर किस्म की क्योंकि इसमें बहुत सारी किस्में हैं, तो यही किस्में जो है हमारे क्षेत्र में बहुत उपयुक्त है। और जो इन्होंने एक एडिशन किया कि जो हमारे रूट स्टॉक पे, क्योंकि इस पे जो हमारे रूट स्टॉक बड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले वैरायटी लगती थी 8-10 सालों से फ्रूटिंग नहीं लगते थे, और जो हमारे रूट स्टॉक जो बोनी किस्म की है हमारे को 30 साल उससे फल लगता है, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन उससे ये कंडीशन है कि थोड़ी हमारी ज़मीन जो है सीधी हो, ज़मीन जो है हमारी समतल हो, और हमारे क्या कहते हैं उसमें थोड़ी उसकी जो फर्टिलिटी स्टेटस है उसमें मतलब कि अच्छी हो, और एक एटलीस्ट लाइफ सेविंग पानी तो उसको मिलना चाहिए। ये 3 हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये फ़ायदा होता है इस तरह के कार्यक्रम का कि एक मंच मिलता है वैज्ञानिकों और जो हमारे किसान हैं उनके बीच में, ताकि वो अपनी बातें रख सके और वैज्ञानिक भी उनकी जो कमियां रह जाती हैं उन्हें भी सुधार सके। चलिए अगला मैं प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि अभी स्पर वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए स्पर वैरायटी की 5-6 कौन सी किस्में हैं, उसके बारे में कौन बताएगा? अभी वैज्ञानिक साहब ने बताया भी। जी हाथ खड़े कीजिए, और हाथ क्या हो गया? महिलाएं तो इतनी ज़ोरों से कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है, यहाँ पर हाथ खड़ा करने में क्यों घबराहट हो रही है? मैं चाहूँगी कुछ और हाथ खड़े हो। चले एक हाथ वहाँ से खड़ा हुआ, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि कौन इसका सही जवाब दे पाता है, या फिर विस्तृत जवाब कौन देता है। जी आप अपनी जगह से खड़े हो सकती हैं। जी अपना नाम बताइए। नाम मेरा पूनम चौहान है। जी पूनम जी बताइए, जो हमने प्रश्न पूछा आपके हिसाब से क्या उसका सही जवाब? जी स्पर की किस्मों के बारे में पूछा आपने, तो स्पर में है ओरिगन स्पर है, रेड चीफ है, और ग्रैनी स्मिथ मेसी में आ गया, तो पॉलिनेटर है। हाँ जी पॉलिनेटर है ग्रैनी स्मिथ, ओरिगन स्पर। हाँ 4 आपने बताए। हाँ जी ठीक है। स्पर की किस्में, बाकी तो रॉयल है, वांस है, स्पर की एक और है, वांस है। अच्छा 5 हो गई। 5 ठीक है। और यहाँ पे कुछ और महिला किसान है, चलिए उनके पास भी चलते हैं। मैं चाहती हूँ आप बताइए, क्योंकि हम पीछे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप बच जाएंगे। जी बताएं, अपना नाम बताइए। सावित्री ठाकुर। जी सावित्री जी बताइए, कौन सी वैरायटी है आपके हिसाब से? जी हम तो यहाँ पे बस बांस और वो रॉयल उगाते हैं बस, बाकी। अच्छा 2 आपने। हाँ जी ठीक है। और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? जो सही जवाब देगा देखिए उसे किसान कप मिलेगा। अपना नाम बताएं। बनीता शर्मा। बनीता जी बताइए। समाला से जी। अच्छा बताइए। हम स्पर में करते हैं। स्पर में कौन सी वैरायटी? 3-4 बताइए अगर जो आपको पता हो। चले कोई बात नहीं, एक और महिला के साथ। अपना नाम बताएं। पिंकी जी बताएं। हाँ जी सबसे अच्छी वैरायटी तो स्कारलेट 2 चली आजकल जो है उसमें। जी बाकी मंचूरियन भी, वो भी स्कारलेट 2 में पॉलिनेटर में आ गया। जी हाँ जी बाकी तो इन्होंने बता दिया भाभी। तो देखिए कई सारे जवाब हमें मिले यहाँ पर। हालांकि कुछ महिलाएं जो हैं शर्मा भी रही हैं, शायद कैमरा देखकर थोड़ा सा उन्हें संकोच हो रहा है, लेकिन जब माइक लगता है तो जवाब निकल आता है अपने आप। तो देखते किसे किसान कब मिलता है। जी आपको क्या लगता है कि किसे किसान कब मिलना चाहिए इस जो प्रश्न का जवाब दिया है? स्पर टाइप में जो वैरायटियाँ बताई हैं, अगर हम देखें कि नंबर ऑफ वैरायटी जिसने ज़्यादा बताई हैं, पूनम जी इन्होंने सबसे ज़्यादा वैरायटियाँ बताई हैं। तालियां हो जाए और पूनम जी आगे आ जाए, आपके लिए किसान कप तैयार है। बिल्कुल आपने ज़्यादा वैरायटियाँ भी बताई और भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो ये है पूनम जी के लिए, तालियां बजती रहें। बिल्कुल ये आपके लिए कप है, किसान कप, और आप अपनी जगह पर जा सकती हैं। तो अब आप जान लेते हैं उन वैरायटियों के बारे में थोड़ा विस्तार से। डॉक्टर साहब थोड़ा विस्तार से बताएं हमारी महिला किसान, क्योंकि कई महिलाएं थी जिन्हें नहीं पता था इसके बारे में। ये जो स्पर टाइप वैरायटीज़ हैं जिसको कलर स्टेन भी बोलते हैं, इसकी 2 खासियत हैं। एक तो इसमें कलर ज़्यादा आता है, रंग ज़्यादा आता है। दूसरा इसमें बीरिंग ज़्यादा होती है। प्लांट का स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड कल्टीवार थे उससे थोड़ा कम होता है, और थोड़े से अर्ली बीरिंग भी होते हैं जी। और प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है, सेटिंग भी इस पे ज़्यादा होती है दूसरी जो स्टैंडर्ड वैरायटी थी उसकी अपेक्षा जी। तो इसलिए ये वैरायटियाँ आजकल ज़्यादा चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो जो बाकी जानकारी की कमी रह गई थी, कुछ महिलाओं को नहीं पता था, महिला किसानों को, तो उस कमी को भी हमने पूरा कर दिया है। तो आशा करते हैं कि अब आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, इन वैरायटियों को भी आजमाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए इसी के साथ ही। तो चलिए इसी के साथ ही वक्त हुआ है किसान प्रश्न मंच में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और सेब की खेती से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसानों तक पहुंचाएंगे। और जो यहाँ पर महिला किसान है उनकी भागीदारी भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से वो जागरूक है सेब की खेती को लेकर, और कहाँ कहाँ कमी उनसे रह जाती है, जिसे हमारे वैज्ञानिक बताएंगे कैसे उसे ठीक किया जाए। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, जोरदार तालियां।
आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बार हमारी टीम पहुंची है रोडू, जो कि शिमला से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक इलाका है, जो कि सेबों की खेती के लिए जाना जाता है। और इसीलिए आज हम सेबों की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ महिला किसान है, यहाँ पर सभी महिला किसान हैं जिनसे हम जान रहे हैं कि कैसे वो सेब की खेती करती हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक तरीकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञ भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अगला प्रश्न मेरा यहाँ पर महिला किसानों से ये है कि ये बताइए कि जब हम सेब की खेती करते हैं तो उसमें परागण वाली वैरायटी कौन कौन सी होती है? कौन हाथ खड़ा कर? अरे क्या बात है, बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ से एक नया हाथ दिखा मुझे। तीसरी पंक्ति में ये एक हमारी महिला किसान है, उनके पास चलते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला है। तो हम यहाँ पे रोडू में सेब की खेती करते हैं जी। तो इसके लिए जो है सेबों के लिए परागण का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस हाँ जी रखता है। इसके बगैर जो है सेब तो कौन सी वैरायटी है इसके लिए? ये वैरायटी है जी मंचूरन है, रेड गोल्डन है, गोल्डन है और सबसे बड़ी बात है मधुमक्खियाँ भी इसकी वो पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं साथ हाँ जी, लोगों ने रखे होते हैं। तो परागण अच्छा होता है। हाँ जी, परागण बहुत अच्छा होता है। मौसम अगर ठीक रहेगा तो बहुत काम करती है मधुमक्खियाँ भी। जी बिल्कुल। तो कुछ चलिए आप अपनी जगह ले सकते हैं। और भी तालियां चलिए। और किसने हाथ उठाया था यहाँ पर? एक और जी जी आप बताइए। मेरा नाम उषा शर्मा है। और परागण के लिए रॉयल के लिए तो गोल्डन है, रेड गोल्डन है, टाइड मैन है, ये रॉयल के लिए होते हैं। और गोल्ड स्पर के लिए मंचूरियन है, गेलगाला है, गोल्डन स्पर है और 1-2 वैरायटी। चलिए ठीक है। और कौन जवाब देना चाहेगा? किसी पीछे से एक और हाथ खड़ा हुआ था जी, आप बताना चाहेंगी? अपना नाम बताएं। मेरा नाम उर्मिला ठाकुर है जी। रेड गोल्डन होता है, बावली होती है और वो होते हैं पावली होते, मंचूरन भी होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत देख रहे हैं कि महिलाओं में काफ़ी जागरूकता है सेब की खेती को लेकर। तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन जैसा कि यही है, हमें जवाब तो कई मिलते हैं, लेकिन जिसे किसान कब मिलता है वो एक ही हमारा जो जवाब देने वाला होता है उसे ही मिलता है। तो चलिए अपने विशेषज्ञों से हम जान लेते हैं कि सबसे बेहतर जवाब किसका लगा आपको। जो तीनों महिलाओं ने काफ़ी सटीक जवाब दिया और जो वैरायटी से परागणकर्ता की जो ज़रूरत है उन तीनों ने बताया। परंतु जो उन्होंने जो नंबर 2 पे उन्होंने नंबर ऑफ वैरायटी कुछ ज़्यादा बताई जी जी जी। कुछ जो सारे चाहे स्पर है चाहे आपके स्टैंडर्ड वैरायटी है उस साथ ही इन्होंने बताई। तो शायद कब के हकदार यही है। चलिए ताली हो जाए उनके लिए और आप आगे आ जाए जी जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो लीजिए ये आपके लिए हमारे तरफ से ये छोटा सा नजराना किसान कप, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप अपनी जगह पर जा सकती हैं। तो वैरायटी की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि जो सेब की खेती है उसमें पोषक तत्वों का कैसे प्रबंधन करता है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इन वैरायटियों के बारे में बताएं, इसके बाद थोड़ा विस्तार से जो अन्य हमारी किसान महिला हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी उन्हें बताएं। जैसे कि हमारे सेब की फसल है, बिना परागणकर्ता के इसमें आपके फल नहीं लगेगा।
तो इसके लिए हमारे को जो है 30% जो परागण किस्में लगनी चाहिए, जो कि हमारी विश्वविद्यालय की जो रिकमेंडेशन है। तो जो परागण किस्में हैं मतलब कि आपको जैसे पता कि हर पौधा जो है आपका परागण किस्म से कवर होना चाहिए जी। हर पौधे के, तो मतलब कि जैसे आपके 4 पौधे 3 पौधे उसके बीच एक परागणकर्ता किस्म लगनी चाहिए। अब आता है आपकी स्टैंडर्ड वैरायटी, जैसे आपके रॉयल है, रेड लिशियस है, तो उन स्टैंडर्ड वैरायटी में आपके जैसे गोल्डन लिशियस है, आपके रेड गोल्डन है, ठीक है, आपके इस तरह की जो वैरायटी है बोले कि आपको आपका पॉलिनेशन का काम परागण करता काम करेगी। अब किस बात है आपकी जो स्पर किस्म की है, जो हमारी कलर स्टेन है, जिसकी एक क्षेत्र ज्यादा स्पॉन लगी हुई वैरायटी ज़्यादा लग चुकी है जी जी। उसमें आपके जैसे आपने बोला कि गेल गाला बोला था, गोल्डन स्पर बोला था, कॉम्पैक्ट विंटर बनाना है, हाँ जी कॉम्पैक्ट विंटर बनाना है, स्पार्टन है, और बाकी दूसरी क्रैब एप्पल है, पाउल्टी है, फिर मैंचूरियन है, गोल्डन हॉर्नेट है, ये सब वैरायटी आपकी जो बोले कि इसमें प्रति विशेष ध्यान रखिए जितनी आपकी पॉलिनेशन वैरायटी लगी है आपकी, क्योंकि जो सेब में जो फ्लावरिंग होती है 3 फ्लशेस होती है, पहली दूसरी तीसरी, तो आप पॉलिनेशन वैरायटी कम से 3-4 किस्म की लगे कि हर फ्लश को आपको यानी एक ही खेत में 3-4 वैरायटी लगा सकते हैं। हाँ जी, तो ताकि हर फ्लोरिंग को कवर करे, चाहे मतलब कि अर्ली फ्लोर शुरू को कवर करे, बीच वाली लास्ट वाली को, तो मतलब कि 3-4 किस्म की आपने परागण करता किस्म आपने बीच में लगाना। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? पूछना नहीं चाहते जो क्रैब वैरायटी में जो बताया ना आपने, नहीं आज लेटेस्ट में जो है ग्रैनी स्मिथ एक लेटेस्ट वैरायटी आई है, पॉलिनेशन का काम भी करती हैं और जो शुगर फ्री हैं वो। अच्छा शुगर फ्री हैं? हाँ जी शुगर फ्री हैं, एवरी वो जो है यूथ जो है उसको जो है हर किसान जो और मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाली है और शुगर फ्री है, उसको शुगर पेशेंट जो उसको यूज़ कर सकते। चलिए ये बहुत अच्छी जानकारी निकल कर आई और मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा और विस्तार से बता दें आप। जो हमारी जो ग्रैनी स्मिथ वैरायटी है ये हमारी बहुत ओल्ड वैरायटी है, जबरन वैरायटी है, ये 70s की वैरायटीज है, परंतु वो क्या है कि हमारे बीच में लगी थी लेकिन धीरे धीरे लुप्त होती गई। लेकिन मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इसको प्रिजर्व किया रखा है, बहुत कम बगीचे में लगी है। और ये सबसे क्योंकि हमारा सेब सीजन होता है मतलब अगस्त सितंबर में, मतलब कि सितंबर तो हमारा सेब सीजन खत्म हो जाता है। एक ये ऐसी वैरायटी है जिसकी मतलब कि आपका अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होता है और इसकी जो स्टोरेज लाइफ है आज तक मतलब क्योंकि सीजन ऑफ है, आज भी डेट में भी आपको मिलेगा फ्रूट इसका मिलेगा। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है काफी कॉम्पैक्ट फ्रूट है और जैसे उन्होंने कहा कि मतलब कि लेस शुगर है, तो इस वैरायटी को हमें जो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और जैसे कि इन्होंने बताया शुगर फ्री है, तो जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए अच्छी वैरायटी हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि सेब की जब आप खेती करते हैं तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हो, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, तो ये बताइए कि कैसे आप अपने खेतों में पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं? क्या कौन जवाब देना चाहेगा इसका? यानी खाद वगैरह जो डालते हैं वो कितनी डालनी चाहिए, कौन कौन सी कब कब डालनी चाहिए? जी जी सिर्फ फिर वही हाथ खड़े हुए, कोई नए हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ इस पंक्ति से भी कोई जवाब आए। चले कुछ हाथ खड़े हुए हैं, चलिए मैं अब ये पीछे वाली पंक्ति में जाना चाहूँगी, कुछ महिलाएं यहाँ पर भी हैं, उनसे अब जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिक्षा है। शिक्षा जी, नाम तो बहुत अच्छा, हाथ खड़ा करने में आप डर रही थी। जी बताइए कि कैसे अपने सेब की खेती में आप पोषक तत्व प्रबंधन करती हैं, यानी खाद वगैरह जो होता है वो कैसे करते हैं? हम सेब में यूरिया, कैन हो गई है और बायोबीटा हो गया, ये चीज़ें डालते हैं। जी अच्छा ठीक है, और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिला किसान और हैं, बुजुर्ग महिला किसान। जी आप आइए, अपना नाम बताएं। कृपी दत्ता। जी आपको क्या लगता है कि कैसे अच्छी हमें फसल मिल सकती है, क्या कौन कौन सी कब कब खाद डालनी चाहिए सेब की खेती में? खाद सर्दियों में पड़ती है, पोटाश, यूरिया, क्या नाम, सुपर, पोटाश, यूरिया। जी फूल लगने से पहले पड़ती है, फूल लगने से पहले 15 दिन पहले पड़ती है जी कैन। जी ये गोबर डालती है, गोबर भी। हाँ जी ठीक है, ये सब। तो ये दूसरा जवाब है। और एक पीछे और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी आप बताइए, अपना नाम बताएं। सावित्री ठाकुर। सावित्री जी कैन होगी कोई नहीं बताएं। कैन होगी, यूरिया, पोटाश, फिर सबसे ज़्यादा हमने घर में अपने गाय पाली है, पशु पाले हैं, उसका जो गोबर होता है वो भी हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी चलिए 3 जवाब हमारे पास आए हैं और जवाब तो मुझे लगता है कि लगभग सारे ही सही है, लेकिन जिसने सबसे अच्छा और विस्तार से दिया है उसे मिलेगा किसान कप। और अपने विशेषज्ञों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस प्रश्न का जवाब किसने सही दिया है या फिर अच्छे से दिया है, उसे हम किसान कप देंगे। जी
जवाब तो सभी ने सही दिए हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर की लेडी है उन्होंने ज़्यादा अच्छा जवाब दिया है। जी, तो दूसरे नंबर पर जो थी महिला वो आ जाए आगे। जी, हमारी महिला किसान है और इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, तालियां ना रुके जब तक किसान कप उनके हाथ में ना आ जाए। तो एक और हमारी महिला किसान जिन्होंने बताया, आप सेब की खेती करती हैं? जी बिल्कुल, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए किसान कप। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि इसका थोड़ा विस्तार से जवाब दें, क्योंकि कुछ यहाँ पर महिला किसान थी जो बता नहीं पाई इसका जवाब ठीक से। इसका जवाब ये है कि 16 तरह के तत्व होते हैं जो चाहिए होते हैं क्रॉप को, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मेनली यूज़ चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन हमें मिलता है यूरिया से, और फॉस्फेट मिलता है सुपर फॉस्फोरस से मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, और पोटाश मिलता है म्यूरेट ऑफ पोटाश से। तो इनकी मात्रा होती है 700 ग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है 350 ग्राम, और पोटाश चाहिए होता है हमें 700 ग्राम। और हमारे को हमारी जैसे यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस हैं तो 100 किलो हमारे को गली सड़ी खाद डालनी होती है, सड़ी हुई खाद, गोबर की खाद डालनी होती है उसमें। तो और ये इसका सही टाइम है डालने का दिसंबर में। दिसंबर जनवरी में आपको जो सुपर फॉस्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटाश है ये आपको सर्दियों में डालनी होती है दिसंबर जनवरी में। पर ये याद रहे, ध्यान रहे कि उसमें मॉइस्चर लेवल ठीक होना चाहिए, ज़मीन में मॉइस्चर होना, नमी चाहिए होती है ज़मीन में। और नाइट्रोजन की खाद जो आप यूरिया के थ्रू डालोगे, यूरिया के द्वारा डालोगे, तो वो डालते हैं फ्लावरिंग से 15 दिन पहले एक डोज, और वो 2 डोजों में डालनी होती है नाइट्रोजन की खाद जो यूरिया के तौर पे डालते हो आप। तो एक फ्लावरिंग से 15 दिन पहले और एक दूसरी खाद डालोगे आप 1 महीने के बाद। ये इसका खाद डालने का टाइम है। तो तालियां हो जाए। तो बिल्कुल विस्तार से जानकारियाँ मिल गई, और जो महिलाएं अभी बच रही थी, जब मैंने उनके सामने माइक लगाया तो जवाब नहीं दे पाई, तो मुझे लगता है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आपको पता हो गया है कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कैसे उनका प्रबंधन किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेरा अगला प्रश्न जो है वो कैसे आपकी जो फसल है वो अच्छी रहे, उससे नुकसान ना हो, ऐसे में कीट प्रबंधन, यानी जो कीट लग जाते हैं साथ ही बीमारियां लग जाती हैं वो ना लगे, वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि बीमारियां ना लगे इसके लिए क्या करें। तो कौन कौन से कीट या फिर बीमारियां फलों में लग सकती हैं, सेब के फलों में, कौन जानता है इसका जवाब? कौन कौन जवाब देना चाहेगा? चलिए, तो मुझे लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो कौन कौन से कीट या फिर बीमारियां इसमें लग सकती हैं? आप दोबारा चाहती हैं मौका दिया जाए? चलिए कोई बात नहीं, जी बताएं, अपना नाम फिर से बता दें। निर्मल ठाकुर। सेब में जो है सबसे पहले जब फ्लोरिंग पिंक बर्ड जो बनता है उस टाइम भी कीट अटैक करते हैं, उस टाइम भी स्प्रे करनी होती है, और क्या नाम है, कीटनाशक स्प्रे करनी होती है। जिस टाइम पिंक बर्ड मतलब फ्लोरिंग ख़त्म होती है उस टाइम भी जो है स्प्रे करनी होती है। और अगर स्प्रे ना करें तो कीड़ा जो है मतलब फूल में ही अटैक करता है और आपका दाना जो है में छेद हो जाएगा फिर। जी जी, तो मतलब जो फल है वो बदसूरत भी हो जाएगा, दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, नुकसान होगा अंदर से कीड़ा। बीच में डाइथिन है, इंसेक्टिसाइड है, हर चीज़ की स्प्रे करें। बहुत अच्छी जानकारी। भाई जवाब में जब कब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तालियां ज़रूर हो जाए इनके लिए, बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। और मैं देख रही हूँ कि कुछ और यहाँ पर और महिला किसान है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। जी आप बताइए, यहाँ से भी कुछ हाथ खड़े हुए थे। हमारे यहाँ कीटनाशक बहुत लगते हैं, उसमें हम दवाइयाँ डालते हैं। कौन कौन से कीट या बीमारी लग सकती हैं? जैसे जड़ों में जड़ सड़न लगती है, सड़न लगती है, और भूरल लगता है, कीड़ा लगता है, उसमें हम दवाइयाँ डालते हैं उससे, और लगता है भूरा निकालते हैं, जड़ सड़ जाती है, फल में नुकसान हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। हाँ जी, और टाइम से पहले देखते हैं ना जी, तब हम स्प्रे कर देते हैं, दवाइयाँ डालते हैं। तो ये बताइए, आपने ये समस्या हो जाती है। जी एक और महिला किसान है पीछे है, बिल्कुल जी आप बताइए। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। चलिए, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारे विशेषज्ञ वो जरूर बताएंगे। जी बताइए, आप बताइए कौन कौन सी बीमारियां और या फिर कीट लग सकते हैं सेब में? कीट में शुरू में तो वो फूल चाटने वाले लगते कीड़े। अच्छा। शाम के टाइम, संध्या के टाइम, और उसके बाद लगते हैं सूलियाँ ना, उसके बाद फिर वो जो लगते हैं बोरर वगैरह, वो क्या नाम, सूलियाँ, और बाकी वो लेके मार सबसे ज़्यादा आजकल। तो चलिए हमारे विशेषज्ञों के पास चलते हैं, और कीट और बीमारियों की हमने बात की, तो कौन कौन से सेब में कीट और बीमारी लग सकते हैं और किसने सही जवाब दिया है या फिर अच्छे से जवाब दिया है जिसे हम किसान कब दें? जी बताइए। जवाब तो सभी ने सही दिया है, लेकिन जो सेकंड नंबर की महिला हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा जवाब दिया है, ज़्यादा बताया है। देखिए, आप लोग संकोच करती हैं और जिन्होंने जवाब दिया वो कप ले गई। तालियां हो जाए इनके लिए। जी, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए किसान कप, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और अब हम
जो महिलाएं कह रही थी कि उन्हें नहीं मालूम है, वो नहीं जानती इसका जवाब, तो उनके लिए बता दें कि कौन कौन से कीट और बीमारियां सेब में लग सकती हैं। सेबों में कई प्रकार के कीट लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, जिससे हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और हमारे को दाम कम मिलते हैं। तो अगर हमें सही टाइम रहते हुए इनकी पता चल जाए तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सेबों में सबसे पहले जैसे कीट लगते हैं तो स्केल लगता है, सैनहो स्केल जिसे बोलते हैं, वुली एप्पल एफिड लगता है, रूट बोरर लगता है, थ्रिप्स लगते हैं, जो उन्होंने महिला ने बताया कि पिंक बर्ड स्टेज पे जैसे खाती हैं वो फल कलियां जैसे खाती हैं, तो वो थ्रिप्स के कारण होता है। और इसमें आपकी माइट्स लगती हैं और बीमारियों में आ गया आपका प्रीमेच्योर लीफ फॉल आता है, पत्तझड़ लगता है, पत्ते झड़ जाते और जड़ सड़न लगता है, तना सड़न लगता है, इसमें ये रोग लगते हैं इसमें सेबों में। तो चलिए, अभी तो हमने रोगों की बात की कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं, लेकिन इन रोगों को कैसे रोका जाए, इनकी रोकथाम कैसे की जाए, कीट जो होते हैं उनसे अपने फलों को कैसे, अपनी फसल को बचाया जाए, इसका मैं जवाब जानना चाहूँगी। जी आप बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग इसका प्रबंधन करते हैं। कौन बताना चाहेगा इन बीमारियों से कैसे आप बचाव करते हैं अपनी फसल का? कुछ और हाथ खड़े होंगे यहाँ से? चलिए कोई बात नहीं, अभी एक हमें नई महिला किसान दिखाई दे रही है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। शारदा शर्मा। जी शारदा जी बताइए। समाला गाँव समाला। अच्छा, क्या कैसे प्रबंधन किया जाता है, जो कीट और बीमारियां लग जाती कैसे बचाती हैं अपनी फसलों को? हम तो जी ऑर्गेनिक में ज़्यादा करते हैं, हम खुद बनाते हैं दवाइयाँ। अच्छा, कैसे? जैसे मिर्च भी करते हैं, हरी मिर्च उबाल दी, उसको फिर ठंडा करके उसके पानी का छिड़काव भी करते हैं। स्प्रे किया। अच्छा, हाँ जी। और गौमूत्र, लस्सी, पुराने लस्सी और गौमूत्र से भी करते हैं। बाकी फिर कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करके उसको सड़ा के उसका भी करते हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों को सड़ा कर भी करते हैं। हाँ जी। ठीक है, कुछ और यहाँ पर महिला किसान है, उनके पास भी चलते हैं, पीछे की पंक्ति में है, उनसे हम जानते हैं। जी आप बताइए, अपना नाम बता दें। निशा। निशा जी बताइए, कैसे बीमारियों से और जो ये कीट लगते हैं कैसे बचाती अपनी फसलों को? हम तो इंसेक्टिसाइड ही स्प्रे करते हैं। कौन कौन से दवाइयों का नाम तो मेरे को आता नहीं। अच्छा, मतलब जो इंसेक्टिसाइड है वो जो केमिकल्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का? हाँ जी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जी आप बताना चाहेंगे इसका जवाब? चलिए अपना नाम बताइए। प्रिमा ठाकुर। जी प्रिमा जी बताइए, जब कीट या बीमारियां लग जाती तो कैसे बचाती है अपनी फसलों को? कोई दवाइयाँ डाल देते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने भी ये कहा कि कुछ दवाइयाँ डाल देते हैं, इन्होंने भी कहा कि कुछ हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। तो यही देखिए, हमारे कार्यक्रम का मकसद है कि जो जानकारी का अभाव है उस अभाव को हम दूर करें और पूरी जानकारी जो हमारी महिला किसानें दिन रात मेहनत करती हैं खेतों में, उन्हें जानकारी के अभाव में नुकसान ना हो। तो मैं अपने विशेषज्ञों से चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा किसने जवाब दिया, जिसे हम कब दें? वैसे तो अभी सभी की आधी अधूरी नॉलेज है, लेकिन सेकंड नंबर वाली महिला ने काफ़ी कुछ कहा, जी जवाब दिया। तो हमारी ये महिला किसान, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने जवाब दिया। हालांकि जवाब पूरा नहीं था, लेकिन कईयों ने तो नाम एक भी नहीं बताया, इन्होंने कुछ तो बताया, ये अच्छी बात थी। तो इनके लिए किसान कब, जी आप अपनी जगह पे जा सकते हैं और इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो मैं अब चाहूँगी कि क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं थी जो इस्तेमाल तो करती हैं इन कीटनाशकों का, लेकिन नाम नहीं पता, तो थोड़ा सा इनके डिटेल में बता दीजिए, नाम कौन कौन से? जैसे कि इन सभी को मैं बता दूं कि कीटनाशक जैसे कीड़े लगते हैं सेबों में, तो सैनहो स्केल लगता है। तो स्केल के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने बगीचे का रखरखाव ठीक रखना चाहिए। जो आप ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, जो बच जाते हैं डंडे वगैरह, उनको एक जगह सड़ा उनको जला देना चाहिए। और उनके लिए कीटनाशक जैसे हैं सैनहो स्केल के लिए आप TSO की स्प्रे करते हैं, 4 लीटर डालते हैं आप एक ड्रम में 200 लीटर पानी में। और जैसे वुली एप्पल एफिड है, और एफिड के लिए आप डरमेट की स्प्रे कर सकते हैं, 400 लीटर ml डालोगे आप 200 लीटर पानी में डरमेट का, वुली एप्पल एफिड के लिए। और ये ध्यान रखें कि मई जून में स्प्रे ना करें, क्योंकि उस टाइम हमारे मित्र कीट भी होते हैं बगीचों में, तो वो उनको मार देंगे और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो ये स्प्रे उसके बाद ही करें वुली एप्पल एफिड की। तो उसके बाद आगे जैसे माइट्स के लिए भी आप स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग तरह की स्प्रे होती है माइट्स में। तो माइट्स का अटैक अब आगे आएगा जून जुलाई में, तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, मैजिस्टर स्प्रे कर सकते हैं, जो 50 ml डलती है दवाई 200 लीटर ड्रम में। और आप उसके लिए और भी कैल्थिन भी स्प्रे कर सकते हैं, जो 400 ml डलती है 200 लीटर पानी में ड्रम में, जो हमारा ड्रम 200 लीटर की क्वांटिटी का होता है। तो ऐसे कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। जैसे जड़ सड़न के लिए आप क्या कर सकते हैं, जड़ सड़न के लिए आप बेविस्टीन की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जो 200 ml ग्राम डालोगे आप 200 लीटर पानी में।
और इसी प्रकार जैसे आप प्रीमेच्योर लीफ फॉल आता है, आपका पतझड़ आता है, तो उसके लिए भी आप एंट्राकोल स्प्रे कर सकते हो। 600 ग्राम डाल सकते हैं आप 200 लीटर पानी में। तो इसी प्रकार कई बिल्कुल, तो विस्तृत बिल्कुल जानकारी हो गई है और ताली हो जाए इस जानकारी के साथ। और मुझे लगता है कि अब तो जो आप लोगों को डाउट था कि भाई हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका नाम नहीं पता, तो वो डाउट खत्म हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जानकारी पूरी मिल जाती है जो हमारे किसान होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर किसान प्रश्न मंच में एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम सेब की खेती की बात कर रहे हैं, रोडूम हम पहुंचे हैं जहां पर विशेष तौर पर सेब की खेती होती है और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और यहां पर जो महिला किसान है वो बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं और आज हमने देखा कि जवाब देने में भी वो पीछे नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपसे कर लेते हैं और हमारा अगला प्रश्न ये है कि जब आप सेब की खेती करती हैं तो उसके साथ में अंतर फसलीय कौन सी वैरायटी ले सकते हैं या फिर कौन सी फसल सेब की खेती के साथ लगा सकते हैं जिससे अच्छा लाभ भी मिल सकता है? कौन जवाब देना चाहेगा? अरे वाह, बहुत सारे हाथ खड़े हुए। जी जी, तो ये एक पीछे से हाथ खड़ा हुआ था, मैं वहां जाऊंगी क्योंकि आप लोग काफी देर से बच रहे हैं यहाँ। जी जी, बताइए, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम समतन डुलमा है जी। हाँ जी। सेब के बीज हम आलू उगा सकते हैं, मटर उगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। ये फसलें, आलू, मटर, गोभी, टमाटर, आपने 4 बताए। और हाँ जी, बस बैंगन लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं। आपने कौन सी फसल लगाई है? मैंने भिंडी लगाई है, गोभी लगाई हुई है, मटर खत्म हो गए, अब मटर लगाई थी। हाँ जी, मिर्च लगाई हुई है, शिमला मिर्च खाने की। ठीक है, आप अपनी जगह बैठ सकते हो। और किसने कौन जवाब देना चाहेगा? और हाथ तो बहुत सारे दिख रहे थे और यहाँ से भी कुछ हाथ खड़े हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल। जी बताएं, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम निर्मला है जी। तो हम सेबों के बीच कई तरह की फसलें उगा सकते हैं, जैसे मटर, आलू हो गया, गोभी होगी, लहसुन होगी, प्याज हो गया। तो इस तरह की जो दालें होगी, दालें भी ले सकते हैं। हाँ जी, दालें भी उगा सकते हैं और कई तरह की फसल। जी, और भी कुछ हाथ खड़े हुए थे यहाँ पर। जी, और यहाँ से किसी का मैंने हाथ देखा था, आपका हाथ खड़ा हुआ था। जी, आप बताइए, अपना नाम बताएं। अंकुशा शर्मा। अंकुशा जी, दूसरी बार आप जवाब दे रही, बहुत अच्छी बात है। अभी ताली हो जाए, कईयों ने तो एक बार भी हाथ नहीं खड़ा किया, दोबारा जवाब दे रही है। आपने नाम बता दिया, आपने बताइए जवाब। मटर हो गया, आलू हो गए और मेथी लगा सकते हैं। हाँ जी, और चना दाल जो होती है, राजमा और सोयाबीन, ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। प्याज भी लगा सकते हैं। हाँ जी, हमने मेथी भी लगाई है, चना लगाया है। हाँ जी, आलू भी लगाए हैं, मटर। हाँ जी, ये सब लगाया है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कई सारी महिलाओं ने हाथ खड़े किए थे
इस मुझे लगता है कि यही सवाल था जिसमें बहुत सारे हाथ खड़े हुए। तो मैं चाहूँगी कि बताएं कि किसे हम किसान कब दे, सबसे अच्छा जवाब किसका था? इसमें देखो तीनों महिलाओं ने बहुत सारी फसलों के नाम बताए हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पे महिलाएं हैं उन्होंने सारी फसलों को कवर किया है। उन्होंने दालों के बारे में बताया, मसालों के बारे में बताया, सब्जियों के बारे में बताया। तो उन्हें ये प्राइज मिलना चाहिए। तो आगे आ जाए भाई, आप तालियां हो जाए इनके लिए भी। देखिए जो जवाब देगा उसे ही कप मिलेगा, उसके लिए तालियां बजेंगी। तो ये है आपके लिए, ताली बजती रहनी चाहिए। ये आपके लिए किसान कप, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, आप अपनी जगह पे जा सकती हैं। तो हमने बात की कि कौन कौन सी फसलें सेब की फसल में साथ ही साथ ले सकते हैं, तो अब इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखें जब हम जो फसल ले रहे हैं सेब के साथ। जो अंतर फसल होती है उसमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि मुख्य फसल के साथ उसकी कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, चाहे वो खाद के लिए है, जड़ों के द्वारा मिट्टी के लिए है, या उसकी धूप के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य फसल है उससे कोई पोषक तत्व ना ले, वो पोषक तत्व ना ले, उसके लिए छाया ना करें या उसके साथ उलझे ना। तो इसमें जो आपने फसलें बताई वो सारी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो ऐड करने के लिए फसलें जो आपने नहीं बताई वो फसलें हैं जो छाया में अच्छी तरह से होती हैं। छाया प्रिय जिन्हें कहते हैं। हाँ, उसमें होती हैं हल्दी होगी जैसे, या अदरक हो गया, या आपका कचालू है। ये फसलें क्योंकि छाया में भी हो जाती हैं, तो इनको भी इसके बीच में लगाया जा सकता है। और सबसे अच्छी जो फसलें होती हैं वो फलीदार फसलें होती हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। वो हवा से नाइट्रोजन की खाद जमीन में डालती है, जिससे जमीन की उर्वरकता भी बढ़ती है। तो ये फसलें हम अंतर फसल के रूप में सेब के बगीचों में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था विस्तृत जवाब, और जैसा कि आपने बहुत सारी वैरायटी बताई, यहाँ पर आलू भी बताया और कचालू भी बताया, दोनों ले सकते हैं, आलू कचालू। चलिए तो तालियां हो जाए एक बार हमारे विशेषज्ञ के लिए, बहुत अच्छे से इन्होंने जानकारी दी। और अब क्योंकि हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम छोर में हैं, तो मैं चाहूँगी कि जब हमारे जो किसान बहुत मेहनत करते हैं, उत्पादन करने में वो आगे रहते हैं, लेकिन जब भाव मिलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें उतना लाभ नहीं मिलता। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से है कि ये बताइए कि जब आप फल तोड़ते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? तुड़ाई करते हुए फलों की कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन बताना चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हाथ खड़े होने चाहिए। चलिए कुछ और हाथ दिखे मुझे, एक वहाँ से नया हाथ दिखा, नए हमारी महिला किसान है जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया, तो मैं उनके पास आना चाहूँगी। तो हम बात करें कि कैसे फलों की तुड़ाई की जाए कि भाव उन्हें अच्छे मिले। जी आप बताइए, नाम बताएं। मीनू देष्टा है। मीनू जी, कैसे करें तुड़ाई? एक तो उसको ऐसे मतलब कि उसके साथ डंडी ना आए, आराम से तोड़े और डैमेज ना हो, मतलब कि दाना, हाँ जी, नुकसान ना पहुँचे, जिससे हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाए। फिर डंडी के बाद बताइए आपने, और दाग ना लगे। दाग ना लगे, हाँ जी, और अच्छे से तोड़े और आराम से रखें, जैसे किल्टी वगैरह में ले गए। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो बातें बताई, तुड़ाई मानी भाव अच्छे कैसे मिले, फल अच्छा रहे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और कोई जवाब देना चाहेगा यहाँ से? चलिए आप बताइए, अपना नाम बताएं। मीरा चौहान जी। एक तो फसल पकी होनी चाहिए, सेब में कलर होना चाहिए अच्छे, ताकि अच्छे दाम मिले। दूसरा फसल हाँ पकी होनी चाहिए फसल, और जैसा इन्होंने बताया कि दाना डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज होगा तो दाम नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है ना। सबसे अच्छी बात है कि फसल तैयार होनी चाहिए, कच्ची ना तोड़े फसल ना, ये उसका सही समय होना चाहिए, जानना चाहिए। ये जी मीरा जी, आप अपनी जगह बैठ सकती हैं। और कोई जवाब देना चाहेगा? जी एक और हमारे साथ हैं, ये तीसरी बार हमें जवाब दे रही हैं जी, और कईयों ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अपना नाम बताएं। निर्मल ठाकुर जी। हाँ जी, सेब की तुड़ाई से लेकर जो है मतलब ग्रेडिंग पैकिंग तक के लिए हर चीज़ सावधानी से होनी चाहिए। जब हम सेब को तोड़ते हैं तो उसकी डंडी जो है वो इस तरह से घुमा के तोड़ेगी ताकि वो डंडी साथ आए। अगर डंडी अलग निकल जाएगी तो हमारा सेब जो दागी हो जाएगा। और तुड़ाई करते वक्त या स्टोर में गोडाउन में रखते वक्त भी हमारे को जो सावधानी से रखना चाहिए। और जब ग्रेडिंग करते हैं, सबसे अहम बात है, जब हम तोड़ने के बाद ग्रेडिंग करते हैं सेब की, तो उस ग्रेडिंग के टाइम में जो है दाने जो है अलग अलग साइज वाइज प्रकार ग्रेडिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी आपकी, तभी आपको भाव अच्छे मिलेंगे। अच्छा, ग्रेडिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी, तुड़ाई के वक्त अच्छा ध्यान रखेंगे, तभी आपको अच्छे बाजार में भाव मिलेंगे, ये कहना है। तो पहली तालियां बज गई इनके लिए। तो मैं चाहूँगी बताइए किसके लिए कप रहेगा ये हमारे तीनों ही जवाब अच्छा दिया, जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि हमारे जो अच्छी मार्केटिंग के लिए और अच्छी गुणवत्ता। तो जहाँ तक कप का सवाल है तो शायद नंबर 3 पे
देखिए दूसरी बारी ने कब मिल रहा है भाई, ताली बहुत जोर से होनी चाहिए इनके लिए और इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो ये है आपके लिए किसान कप। दूसरी बार भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। तो ये तो बात रही कि कैसे तुड़ाई करें और कैसे भाव अच्छे बाजार में मिले, तो मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं जिन महिलाओं को नहीं पता। क्योंकि हम पैदावार करते हैं लेकिन उसको कब लगे उस मार्केटिंग के लिए फल जो कब हार्वेस्ट होना चाहिए, कब उसको तुड़ाई होनी चाहिए, इस चीज़ में हम क्या किसी हम बहुत पीछे हैं। हमारे जो खासकर जो हमारे लो बेल्ट के लोग हैं जिसमें लगे उनकी कोशिश रहती है कि वो क्या करते हैं हरा ही फ्रूट तोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं उसको रंग लाने के लिए जो स्प्रे दे देते हैं हार्मोन्स के, यानी नकली तरीके से। हाँ जी, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। इससे क्या होगा, मार्केट में फ्रूट आएगा, रेट मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा मार्केट स्टेबल नहीं रहेगी, अगली बार नहीं लेगा कोई वो। उस फ्रूट को नहीं लेगा क्योंकि फ्रूट वो लगे अगले 10 दिन के अंदर वो खराब हो जाएगा जी। उसी का मार्केट जो फिर पूरे सीजन की मार्केट डाउन हो जाती है। तो इस वजह से जरूरी है क्योंकि हर एक क्रॉप चाहे कोई फसल लो चाहे सेब लो, इसके पार्टिकुलर डेज फिक्स होते हैं। जैसे आपका गोल्डन है, रॉयल है, लगभग 100 से 110 दिन वो लेता है फुल ब्लूम से, फुल फ्लोरिंग से लेकर। तो आपको जब भी आपका दाना हार्वेस्ट करना है वो प्रॉपर जो है आपका उस ऐसा रंग हो, साइज हो और उसके मतलब प्रॉपर डे जो पूरे उससे मैच्योरिटी पे आए। जो हार्वेस्टिंग जो हमेशा मतलब कि कंप्लीट हार्वेस्टिंग नहीं करो तो थिनिंग करके करना है। जो फ्रूट अच्छा रंग आ गया, साइज आएगा, उसकी थिनिंग करो और थिनिंग करने के बाद जो हार्वेस्ट करके उसको एकदम से हम क्या करते हैं उसको सीधा बीचे से उठा के उसको ग्रेडिंग पैकिंग कर उसको ग्रेडिंग कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। उसकी जो है फिर जब मार्केट जाएगा क्या होता है उसमें इंटरनल हीट होती है तो क्या दाना आपका श्रिंक कर जाता है और उसको अच्छी रेट नहीं मिल पाता है। तो आप किसी जब उसको हार्वेस्ट करोगे उसमें प्री कूलिंग यानी कि उसको वहाँ पर किसी छाया में रखो कम से कम मतलब कि 24 घंटे तक, ताकि उससे जो इंटरनल हीट निकल जाए और उसकी जो है उसकी शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज हो। इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से जानकारी मिली कि कैसे आप अच्छे भाव बाजार में ले सकते हैं। तुड़ाई से लेकर ग्रेडिंग, पैकिंग, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो पूरी मेहनत है उसका फल आपको मिल सकेगा, भाव के हिसाब से आपको अच्छा लाभ हो सकेगा। एक बार फिर से तालियां हो जाए। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा सफ़र है रोडू में यहीं पर थमता है और आज हमने सेब की खेती के बारे में बात की। महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर सभी महिला किसान ही हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो सेब की खेती करती हैं, और आशा करते हैं कि जो जानकारियाँ इस कार्यक्रम से निकल कर आई हैं उससे वो ज़रूर लाभान्वित हुई होंगी और जो अभी तक कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती थी या कमी छूट जाती थी वो अब नहीं होगा। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए अंक में फिर हाजिर होंगे, एक नए गाँव में जाएंगे, एक नए विषय के साथ सजेगा किसान प्रश्न मंच। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोड जाना मेरी आमी है, रोड जाना ओ, रोड जाना मेरी आमी है, रोड जाना ओ, खेलना दूध पिटाओ, दूध पिटा मेरी आमी है, दादू पिटाओ, गुल्ली डंडे खेलू आमी है, गुल्ली डंडा ओ, गुल्ली डंडे खेली आमी है, गुल्ली डंडा ओ, गुल्ली डंडे नहीं खेलना, दादू पिटाओ, दादू पिटा मेरी आमी है, दादू पिटाओ, रोडू में लेके जाना जाना ता बोलो मेरी ये पूरन है, रोडू में लेके जाना जाना ता बोलो मेरी ये पूरन है, गाजरू बिना लाना लाना ता बोलो मेरी